आज ऊर्जा विनिमय तथा युग्मन के प्रभाव को डिस्कस करेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, युग्मित निकाय के दोलक P1 को कुछ विस्थापन देकर छोड़ दिया जाता है, तो P1 पर कंपन आयाम समय के साथ कम होता है तथा P2 जो प्रारंभ में स्थिर था दोलन प्रारंभ कर देता है तथा उसका आयाम समय के साथ बढ़ता है। कुछ समय पश्चात P1 क्षण भर के लिए स्थिर अवस्था में आ जाता है और P2 का दोलन आयाम अधिकतम मतलब P1 के प्रारंभिक आयाम के बराबर हो जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था के विपरीत अवस्था प्राप्त हो जाती है। समय में और वृद्धि होने पर P2 का आयाम कम होने लगता है तथा P1 का आयाम बढ़ने लगता है, जब तक कि प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त नहीं हो जाती। यदि ऊर्जा की हानि न हो तो यह क्रम निरंतर जारी रहता है। इस प्रकार P1 से P2 तथा P2 से P1 में ऊर्जा का विनिमय होता है। ऊर्जा विनिमय का एक चक्र एक विस्पंद बीट कहलाता है। यदि P1 व P2 के द्रव्यमान समान हो तो उपरोक्त विवेचन के अनुसार ऊर्जा विनिमय पूर्ण है। यदि P1 की कुल ऊर्जा P2 में स्थानांतरित हो जाती है, वे वापस P2 की ऊर्जा P1 में चली जाती है। यदि उनके द्रव्यमान भिन्न हैं तो ऊर्जा विनिमय पूर्ण नहीं होता, अर्थात P1 का आयाम कभी पूर्णतः शून्य प्राप्त नहीं हो पाता है। अपन ने अध्यारोपण के व्यापक हल निकाले थे कि x1 = a1 cos ω1t प्लस a cos ω2t और x2 = a cos ω1t माइनस a cos ω2t। तो इन समीकरणों के अनुसार अपन कह सकते हैं x1 = twice a cos half ω2 minus ω1t plus cos half ω2 plus ω1t। या दिस इज इक्वल टू सपोज am cos ωmt cos ω/t, जहाँ पे मैंने मान लिया कि ωm = half ω2 minus ω1 और ω' = half ω1 plus ω2 तथा am = 2a। इसी तरीके से x2 का मान भी अपन लिख सकते हैं। x2 will be equal to twice a sin half ω2 minus ω1 into t into sin half ω2 plus ω1 into t, which is equal to am sin ωmt into sin ω/t। मान लीजिए दोलक P1 की प्रारंभिक ऊर्जा t = 0 पर E थी। यदि युग्मन दुर्लभ है, मीन्स यदि k का मान बहुत ही कम हो, अत्यल्प हो, तो कुल दी गई है ऊर्जा अन्य स्थानों पर P1 व P2 दोलकों में विभाजित होगी। तो अपन कह सकते हैं E1 = half m ω/² into am cos ω/mt का होल स्क्वायर, या दिस इज इक्वल टू हाफ m ω/² am² cos² ω/mt, या दिस इज इक्वल टू हाफ e into 1 plus cos 2 ω/mt, क्योंकि अपन जानते हैं हाफ m ω/² into am², दिस इज इक्वल टू e। तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी दिस इज इक्वल टू हाफ e into 1 plus cos ω2 minus ω1 into t। इसी तरीके से यदि अपन जब E2 का मान निकालेंगे तो E2 का मान अपना आएगा E2 will be equal to half e into 1 minus cos ω2 minus ω1 into t। तो कुल ऊर्जा E is equal to E1 plus E2, और यदि अपन इन दोनों को अपन सम करें तो अपने पास इक्वेशन बनेगी दिस इज इक्वल टू हाफ m ω/² am²। अतः अपन कह सकते हैं कि जब t = 0 है तो E1 = E और E2 = 0। इसमें वृद्धि होने पर E1 घटता है
वह E2 बढ़ता है। जब तक E1 न्यूनतम मान 0 तक नहीं पहुंच जाता है वह E2 अधिकतम मान E प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात E2 का घटना व E1 का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है जब तक कि प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त नहीं हो जाती। इस प्रकार ऊर्जा विनिमय चक्र का आवर्तकाल होता है कैपिटल T इज इक्वल टू 2π/ω2 माइनस ω1, जो कि इस प्रक्रम का विस्पंद काल होगा। तो विस्पंद आवृत्ति कितनी हो जाएगी? विस्पंद आवृत्ति होगी ω2 माइनस ω1/2π। ऊर्जा विनिमय के चक्र का आवर्तकाल तथा विस्पंद आवृत्ति ω2 व ω1 के अंतर पर निर्भर करता है। ω2 माइनस ω1 का मान दोलकों के मध्य युग्मन पर आश्रित है। अब k का मान अत्यल्प हो तो अपन कह सकते हैं ω2 माइनस ω1 दिस इक्वल टू ω02 प्लस 2ωc² का होल हाफ माइनस ω02 विच इज इक्वल टू ω0 इंटू 1 प्लस 2k/m ω02 का होल हाफ माइनस 1। इसको अपन एक्सपेंड करें तो ω0 इज इक्वल टू ω0 इंटू 1 प्लस 2k/2m ω02 एंड सो ऑन माइनस 1। अब चूंकि अपन ने k का मान कम अत्यल्प लिया है तो k के हायर ऑर्डर्स को अपन यहाँ पे हायर टर्म्स को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, k² k³। तो अपने पास ये मान आएगा दिस विल बी ω2 माइनस ω1 विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू k/m ω0। अतः ऊर्जा विनिमय का आवर्तकाल दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/k। युग्मन प्रबल होने पर कुल ऊर्जा E दोलकों के साथ साथ युग्मन तंत्र में भी विभाजित होगी। k के अधिक मानों के लिए सामान्य विधाओं की आवृत्ति के अंतर अधिक होगा जिससे ऊर्जा विनिमय की आवृत्ति अधिक होगी। थैंक यू।